ओके गाइस, तो जो सेकंड चैप्टर था आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ये लगता है कि इस चैप्टर का कोई थ्योरेटिकल पार्ट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर जो एनसीईआरटी आपकी 9th स्टैंडर्ड लेवल की और 10th स्टैंडर्ड लेवल की उसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसी कैटेगरी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं सीधे एनसीईआरटी से। मैंने आपसे ये भी कहा था अगर आप ये एक फेमस एड बुक होती है आपकी, अगर आप इस बुक के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको इस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़िए एनसीईआरटी बुक का। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक होते हैं और लेकिन ये कंसेप्ट भी एकदम से क्लियर करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। वो कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट यू मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नॉट प्रोवाइड द रीजन। वो ये कह रहा है अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी बॉडी पर, अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, जीरो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सके, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ हो। अगर हो सकता है तो बताइए कैसे हो सकता है, और नहीं तो इसका रीजन दीजिए। तो आंसर है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पर जो नेट आपका अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो है, तब ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया था, F = ma। मैंने आपसे कहा था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स। तो F मैंने आपसे कहा था, बेशक मैं ऐसे फोर्स बोलता हूँ लेकिन ये फोर्स क्या है, ये बॉडी पर लगने वाला हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होगा और ये बॉडी पर लगने वाला हमेशा एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो अगर ये फोर्स जीरो हो जाए तो ma = 0 होगा, है कि नहीं। और ma = 0 का मतलब a = 0 होगा। और a क्या होता है, ये होता है v - u/t, ये 0 होगा। तो v - u 0 होगा, तो v किसके बराबर हो, u के। तो मैंने आपसे कहा था अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है तो इसका ये सीधा मतलब है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उसने पूछा क्या वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब, जब उसकी जो नॉन जीरो वेलोसिटी वो कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो आंसर लिखा आप लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल but the object must be travel with constant velocity, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इट मीन्स दैट with constant speed on a straight line path, अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तब भी आप क्या कहेंगे, तभी हम यही कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी कैसी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कह रहा है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। कि जब एक कारपेट को आप लकड़ी से ऐसे बीट करते हैं, पीटते हैं, तो क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल वो बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। आपने ये किया होगा तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये है कारपेट,
ठीक है। और इसमें आप कंसिडर करिए यहाँ एक डस्ट का पार्टिकल है, और आप क्या करेंगे, आप ऐसे डंडी लेंगे, ऐसे ऐसे पीटेंगे। तो आप से पीटेंगे तो ये जो हिस्सा है इसका, ये क्या करेगा, जब इस पर फोर्स लगेगा तो किधर चलेगा, पीछे। लेकिन जो डस्ट का पार्टिकल था, डस्ट का पार्टिकल तो कारपेट के ऊपर रेस्ट में था, तो फोर्स लगने की वजह से कारपेट, तो जैसे फोर्स लगा कारपेट पीछे चला गया। लेकिन जो डस्ट का पार्टिकल है वो तो रेस्ट में था, वो क्या करना चाहेगा, अपने रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो रेस्ट का रेस्ट में रहना चाहता है, इसी वजह से क्या होते हैं, वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे, सिंस the dust particle are in rest position when the carpet is beaten with a rod or stick, they maintain their rest position. So कमा रेस्ट पोजीशन किस वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। सो दे कम आउट फ्रॉम द कारपेट। इसी वजह से वो क्या होता है, कारपेट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, डस्ट के पार्टिकल तो कारपेट से छुपे हुए थे, रेस्ट में थे। कारपेट रेस्ट में था, डस्ट के पार्टिकल रेस्ट में थे। आपने जैसे ही कारपेट पर फोर्स लगाया, कारपेट एकदम पीछे की तरफ चला फोर्स की वजह से, लेकिन डस्ट के पार्टिकल तो रेस्ट में थे, तो वो क्या रेस्ट के रेस्ट में ही रह जाते, तो वो पीछे चला जाता है, वो रेस्ट के रेस्ट में रह जाके नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या कह रहा है, वो कह रहा है वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एन लगेज बस ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रूफ, कि जब किसी बस की छत पर हम लगेज रखते हैं तो हमेशा इस तरह की एडवाइस दी जाती है कि आप क्या करेंगे, उसे बांध के रखेंगे। जैसे मान लीजिए बस है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट, वरना अपने आप ही लगेज गिर जाएगा अगर इस तरह की होगी तो। और यहाँ एक ये रखा हुआ लगेज, ठीक है, ये गुड्स रखा हुआ आपका सामान है। तो वो क्या कह रहा है कि जब बस चलती है तो ये कहा जाता है कि ऐसे क्या करिए, जो सामान है ना, इसे रस्सी से बांध लीजिए, आप ऐसे करके रस्सी से इसे बांध लीजिए। तो ऐसी एडवाइस क्यों दी जाती है, तो देखिए, मान लीजिए बस आपकी रेस्ट में है, ठीक है, अगर बस रेस्ट में तो आपका सामान भी रेस्ट में ही होगा। लेकिन मान लीजिए बस अगर सडनली चलने लग जाती है आगे की तरफ, तो जो सामान इसके ऊपर है वो तो रेस्ट में है, तो वो तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, को रेस्ट में था, रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा। तो क्या होगा, अगर बस अचानक से चली तो बस तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन ये रेस्ट का रेस्ट में था, ये रेस्ट का रेस्ट में रहना चाहेगा, तो क्या पता चलेगा कि बस तो आगे निकल गई और सामान नीचे गिर गया, है कि नहीं, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि इसे रस्सी से बांध लीजिए। और मान लीजिए ये इसके साथ चल भी रहा है, तो अब बस भी चल रही है, सामान भी चल रहा है। अब पता चला आगे जाके बस ने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो बस ने तो ब्रेक लगा दी, तो बस में तो ब्रेक थी तो बस तो रुक गई, लेकिन सामान में तो ब्रेक नहीं है ना, सामान तो मोशन में था, और अगर रस्सी नहीं बंद हुई तो मोशन में था, मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, और पता चला वो आगे जाके गिर गया, है कि नहीं। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि इसे हमेशा बांध के रखिए, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, मैं दोनों को एक साथ आंसर लिख रहा हूँ, ड्यू टू इनर्शिया द गुड्स फॉल ऑफ, ठीक है, क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है एक बैट्समैन है, ठीक है, वो क्या करता है, क्रिकेट बॉल को हिट करता है, विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। एक बैट्समैन एक बॉल हिट की, ठीक है, मान लीजिए उसने हिट कर दी है, फिर ये ग्राउंड है और ये बॉल क्या करिए ग्राउंड पे चल रही है विद सर्टेन वेलोसिटी। तो आपको ये पता है कॉमन सेंस से कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगी। तो इसे रुकने की वजह क्या है, ये क्यों रुकेगी, हम ये इस बात का आंसर देना चाहते हैं। तो देखिए वो ऑप्शन दिए हैं, दी बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि वो इसलिए रुक जाएगी कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को ज़्यादा तेज़ी से हिट नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बैट्समैन कितना भी ज़्यादा सॉलिड क्यों ना हो, वो कितना भी ज़्यादा सॉलिड स्ट्रोक क्यों ना लगाए, है कि नहीं, लास्ट में जाके क्या होना है, बॉल तो रुकनी ही रुकनी है। तो इस बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने उसे हार्डली हिट नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी हार्डली हिट कर लेता, लास्ट में जाके बॉल को रुकना ही है, ये तो आप जानते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। तो जो ऑप्शन ए है आपका, दिस इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पढ़िए। ऑप्शन बी क्या कहता है, दी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। जो बॉल की वेलोसिटी है वो उस पर जो फोर्स लगा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जाके बॉल को क्या है, रुकना ही रुकना है। समझ पा नहीं समझ पा रहे, जो फोर्स हमने लगा के रखा हुआ वो हर टाइम तो लगा के नहीं रखा हुआ कि हम फोर्स लगाते चल रहे हैं, वो क्या आपको मूव करती चल रही है। बैट से तो आपने एक बार फोर्स लगाया, उसी की वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी। ज़्यादा फोर्स लगाते ज़्यादा वेलोसिटी आती, लेकिन जो भी वेलोसिटी आती चलने के बाद तो वो धीरे धीरे रुकनी ही है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, ये भी गलत होगा। सी पढ़िए, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि कोई एक बॉल पर फोर्स लगता है जो क्या करता है, उसकी मोशन का अपोज करता है। तो यही करेक्ट आंसर है। मैंने आपसे कहा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा उस पर क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी मोशन के अपोजिट। और ये क्या करता है, ये मोशन का अपोज करता है, ये पीछे की तरफ लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और लास्ट में जाके क्या होगा, लास्ट में जाके ये बॉल आपकी रुक जाएगी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी वाला देख लेते हैं। वो कह रहा है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो दी बॉल वांट टू कम टू रेस्ट, कि बॉल पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है इसी वजह से रुक जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ना होता, तो आपको पता है अगर कोई फोर्स अनबैलेंस, किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो बॉडी या तो रेस्ट में रहती है, क्या करती है, वो चलती ही रहती है। तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो वो बॉल चलती तो नहीं रहेगी हमेशा के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो डी वाला भी क्या हुआ आपका, दिस इज ऑल्सो। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। वो कह रहा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ऑन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक हिल है पहाड़ी, एक ट्रक है और वो इस पर नीचे की तरफ आ रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हमें नहीं पता कितना, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। फ्रॉम रेस्ट से आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो ये इस हिल पर रेस्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी देने की ज़रूरत है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे 0। एक्सीलरेशन उसकी बात नहीं की गई अभी तक। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एक डिस्टेंस आपको दिया 400 मीटर और एक टाइम आपको दिया हुआ 20 सेकेंड। फाइंड दी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ये आपको पता करना है। फाइंड दी फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 टन्स। आपको फोर्स भी बताना है, कब, जब इसका मास कितना है, 7 टन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 टन किसके बराबर है। आपको हिंट दिया है कि जो 1 टन है वो बराबर है 1000 kg के, 100 नहीं 1000 kg के।
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। बताना क्या है, एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है। बताइए अब यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर टाइम है तो थर्ड वाली तो हटा दीजिए, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन डिस्टेंस भी दिया तो फर्स्ट हटा दीजिए, सिर्फ सेकंड ही तो बची। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस कितना 400, इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस इज टी प्लस हाफ ए हमें पता नहीं है, टी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर। तो 400 किसके बराबर है, हाफ ए, दिस इज 400। 400 से 400 कैंसिल आउट, तो ए कितना हो गया, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना होगा, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से आ जाएगा। क्या होता है, सिंस एफ इक्वल टू एम ए, ये तो होता है फोर्स का फॉर्मूला। एफ इक्वल टू मास कितना है 7 मीट्रिक टन। मैंने आज कहा टन एम के सिस्टम में यूनिट नहीं है। एक टन कितने के बराबर होता है 1000 kg के। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 1000 का, ये कितना है, दिस इज 2, कितना हो गया 14, तो आपका हो गया 14,000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आगे आ गया ऑब्जेक्ट पर फोर्स आ गया कि उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स की वजह से उसमें एक एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और वो 20 सेकंड में 400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ।